सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जदाश पर आज समाअत करेगा। ये समाअत जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच करेगी। जमीयत ने अदालत से अपील की है कि वो यूपी हुकूमत को कार्रवाई रोकने की हिदायत दे। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बगैर योगी हुकूमत बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जमीयत ने बुलडोजर कार्रवाई के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, काफी अहम है आज जिस तरह से जमीयतुल उलमा हिंद ने एक अपील जो है वो दायर की है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, कब तक इस पर समाअत की उम्मीद है? जी देखिए हिना, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, उसी के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उस याचिका में ये मांग की गई है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कुछ लोगों पर की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है, लिहाजा जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा है। आज लगभग 11:30 बजे जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहती है। वहीं जमीयत की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि जो फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है, उसका आधार क्या है और इन तमाम पहलुओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ दलीलें देती है, ये देखना बेहद अहम होगा। लगभग 11:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। सुशील, क्या कुछ अहम बातें इसमें कही गई हैं, उसके ताल्लुक से थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे? जी देखिए हिना, साफ तौर से जमीयत ने जो अर्जी दाखिल की है उसमें फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को न्याय संगत नहीं बताया है। उनकी तरफ से अपनी अर्जी में ये भी कहा गया है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, ऐसा फिलहाल उनके अधिकारियों को करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट के बिना आदेश के इस प्रकार की कार्रवाई फिलहाल उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा नहीं की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह तमाम आरोपियों पर आरोप लगा है और बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के प्रशासन के द्वारा अपने आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर कोई उसका फिलहाल औचित्य नहीं है। अब इन तमाम कार्रवाई को लेकर या इन तमाम मांग को लेकर फिलहाल जमीयत की तरफ से जो मांग उठाई गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इंटरवीन करता है, ये देखना बेहद अहम होगा। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क में मुख्तलिफ मुहावजों पर आवाम को महंगाई के झटके बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू गैस कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी महंगा कर दिया है। नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन हासिल करने के लिए अब आपको आज से अपनी जेब से ज्यादा पैसे अदा करने होंगे, क्योंकि नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की शरह बढ़ा दी गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। सार्फिन को अब हर नए गैस कनेक्शन के लिए 1450 रुपए की बजाय 2200 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होगी। यानी बराह रास्त हर नए गैस कनेक्शन के लिए डिपॉजिट रेट्स में 750 रुपए का इजाफा हुआ है। गैस रेगुलेटर की कीमत भी 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए हो गई है। सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदे फरा खान का। फरा, क्या कुछ इसके ताल्लुक से अभी आम लोगों का कहना है एलपीजी कनेक्शन हासिल करना अब महंगा हो गया है? जी, देश में अलग अलग मोर्चों पर लोगों को महंगाई के झटके लग रहे हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू गैस कनेक्शन लेना महंगा किया है। जो भी कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पर। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो सिलेंडर के लिए 650 रुपए लोग देते थे उसकी जगह 2200 रुपए देने होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। और सीधे सीधे अगर हम रेगुलेटर की बात करें, पाइप की बात करें, तो ये सारा खर्चा मिलाकर 3690 हो जाता है, जिसके चलते लोगों को एक महंगी मार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले जो ग्राहक हैं, उन लोगों को भी कनेक्शन के लिए जो है पैसे जो है 150 की जगह 250 देने होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और अभी लोगों के लिए सीधा 750 रुपए तो अगर हम बात करें तो वो कनेक्शन के लिए है, और रेगुलेटर पाइप अगर हम मिलाते हैं तो उसमें सीधा खर्चा हो रहा है। तो जहाँ वो 2200 रुपए देते थे वहाँ 3690 उनको देने पड़ रहे हैं। तो लोगों के लिए बहुत चिंता की बात भी है, क्योंकि हर जगह अगर देखते तो कहीं पर कम हो रही है तो कहीं बढ़ती नजर आ रही है। तो जो लोग भी नए कनेक्शन लेना चाह रहे हैं उनके लिए
महंगाई की मार जी बिल्कुल, एक जानिब तो जहां कनेक्शन लेना घरेलू अब गैस का महंगा हो गया है, सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो आम लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहेगा उस पर लगातार नजर बनी हुई है। फराह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में रात बारिश हुई है, इसके साथ ही दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर में रात बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुल्क की शुमाली रियासतों में बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिल सकती है। आज भी यूपी समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जो मौसम का मिजाज बदला है उससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे अभी दिल्ली का मौसम कैसा है और आइंदा के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में आखिरकार पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू से बुधवार की रात से राहत मिलनी शुरू हो गई है। बुधवार को दिल्ली में एक बार फिर प्रचंड गर्मी का सामना दिल्ली वासियों को करना तो पड़ा, लेकिन रात में मौसम का मिजाज बदल गया और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रात तकरीबन 11 बजे से 3 बजे तक झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से राहत मिली है। और आज भी मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और देर शाम या रात को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी अंदेशा जताया है कि अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली की अलग अलग हिस्सों में मध्यम से हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो साफ कहा जा सकता है कि अगले जो 2-4 दिन होंगे उसमें जो मौसम का जो तापमान है उसमें अधिकतम तापमान में तकरीबन 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। तो ये जो तापमान है, जो अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है राष्ट्रीय राजधानी से अन्य हिस्सों में, जिससे लू भी चल रही है, तापमान ज्यादा बढ़ रहा हुआ है, उसके तो शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिलने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। लखवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का आज से 2 रोजा हिमाचल प्रदेश का दौरा शुरू हो रहा है। पीएम मोदी मंडी, शिमला और कांगड़ा जिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी धर्मशाला में रोड शो भी करने वाले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों की 32 असेंबली सीटों पर बीजेपी की नजर है। दिसंबर 2021 में 4 सीटों पर शिकस्त के बाद बीजेपी हिमाचल में सरगर्म नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वो यूटी जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह फौजियों से बातचीत करेंगे और जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह की 200वीं यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जम्मू से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट मौजूद हैं। समीर, काफी अहम माना जा रहा है मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये दौरा, क्या कुछ है इसकी तफसीलात? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, आज 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक आज वो वैली का दौरा करेंगे, श्रीनगर पहुंचेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड लाइन्स का दौरा करेंगे, आर्मी के कई फंक्शंस हैं उनमें वो शिरकत करेंगे, जो बॉर्डर है एलओसी पर वो उसका दौरा करेंगे। ये तफसीलात नहीं है कि किस फॉरवर्ड एरिया में वो दौरा करेंगे, लेकिन ये है कि बॉर्डर एरिया का दौरा करेंगे। उसके बाद जो टॉप कमांडर्स हैं वैली में जो लोकेटेड है उनके साथ बात करेंगे, रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी सिनेरियो का। आर्मी चीफ और बाकी जो टॉप ऑफिसर वो भी डीओसी कमांडर वो भी उनके साथ रहेंगे। और कल रात को स्टे करने के बाद कल सुबह वो अमरनाथ यात्रा के अरेंजमेंट्स का रिव्यू करेंगे पहलगाम में। जी। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के जो हालात हैं, कितने इंतजाम किए गए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, उसका वहाँ पे वो मुआयना करेंगे।
जो मीटिंग है जिसमें एलजी है, डीजीपी है, आर्मी चीफ है, बाकी लोग, उनकी एक रिव्यू मीटिंग भी होगी जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी और जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी और अमरनाथ सिक्योरिटी तीनों बिंदुओं पर बात होगी, तीनों मुद्दों पर। उसके बाद कल दोपहर को वो यहाँ जम्मू में आएंगे और यहाँ पे एक जो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है, महाराजा गुलाब सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे एक प्रोग्राम है जो 4 बजे यहाँ पे किया जाएगा, जो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, न कि कोई डिफेंस प्रोग्राम है। तो यहाँ पे वो इसमें शिरकत करेंगे, तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम है और उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह का ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जबकि कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा है और दूसरी तरफ से जो बॉर्डर पे जो दरअंदाजी की कोशिशें भी वो लगातार बढ़ी समीर, आपसे है। ये भी जानना चाहेंगे, श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो भी अनकरीब शुरू होने वाली है। कोरोना के 2 साल के अरसे के बाद इस यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी जोशो खरोश भी देखा जा रहा है। उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले 2 सालों के दौरान तो कोई यात्रा ज्यादा नहीं हुई, सिंबॉलिक यात्रा ही हुई थी, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि दावे हैं सरकार के कि बहुत ज्यादा रश होगा, रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी इस बार और उसके लिए अरेंजमेंट्स भी बहुत ज्यादा किए गए, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में, गुफा के आसपास जो ट्रैक है पहलगाम का और बाकी जगहों पे वहां पे भी। लेकिन सबसे दिक्कत जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने धमकी दी है कि वो इस अमरनाथ यात्रा को टारगेट करेंगे। तो उसके बाद लगातार होम मिनिस्ट्री से लेकर यहाँ जम्मू से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से श्रीनगर तक मीटिंगों का दौर चल रहा है जिसमें टॉप ऑफिशियल, जो होम मिनिस्टर ने 2 बार इस पर मीटिंग बुलाई है, एलजी ने लगातार यहाँ जम्मू में भी और श्रीनगर में भी मीटिंगें की, डीजीपी ने परसों और कल भी लगातार 2 दिन मीटिंग की। तो जाहिर तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, आईबी रहा या पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी, सभी की जो मेन इस वक्त जो एक चैलेंज है और जो थ्रस्ट है वो यही है कि किसी तरह से जो यात्रा है उसमें किसी तरह की खलल ना हो, क्योंकि 30 तारीख से ये यात्रा शुरू हो रही है और उसके लिए जितने भी इंतजाम हैं वो जी बिल्कुल समीर, तो राजनाथ सिंह के इस दौरे पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। महाराष्ट्र से खबर है जहां पिछले कुछ दिनों से रोजाना की बुनियाद पर कोविड मामलों की बढ़ती हुई तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। बुध के रोज की अगर बात करें तो बुध के रोज रियासत में 4024 नए कोरोना के केसेस सामने आए। रियासती महकमे सेहत की जानकारी के मुताबिक इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 19,261 है। वहीं मुंबई में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन ने जोर पकड़ा है। आए दिन नए मरीजों की बढ़ती हुई तादाद ने खौफ व हरास फैला दिया है। अहम बात यह कि जून के महीने में मुंबई में कोरोना केसेस में 32% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज की बात करें तो बुध को शहर में कोविड-19 के 2000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, क्या कुछ अभी वहां पर प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर देखी जा रही हैं? खासतौर पर मुंबई की बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे लगातार कोरोना की जो संख्याएं बढ़ रही हैं मरीजों की, उस पर खास ध्यान दे रहे हैं। कल भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि जहां ज़रूरत हो वहां पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, ट्रेन, बसेस जैसे पब्लिक प्लेसेस हो गए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से थोड़ी सी राहत मिलते ही मुंबई और महाराष्ट्र की जो जनता है मास्क लगाने से दरकिनार करती है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बंद कर देती है, जिसका अंजाम अब सामने है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में 4000 से ज़्यादा नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। और ख़ास तौर पे मुंबई की अगर बात की जाए
तो 2300 से ज़्यादा, यानी उन 4000 में से 60-70% जो है सिर्फ मुंबई के पेशेंट है और एक व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना के चलते। देखिए, कोरोना के साथ साथ अब सरकार की समस्या बढ़ाने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है, जो BF5 नामक जो वेरिएंट फैल रहा है। इसमें नए 4 मरीज कल पाए गए हैं, जो मुंबई, थाने, नई मुंबई और पुणे के, यानी इन जगहों का अगर आकलन लगाया जाए तो सब मुंबई और मुंबई से सटे इलाके ही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि मुंबई में बढ़ती हुई भीड़ लगातार और मास्क न लगाना, सैनिटाइजर का न इस्तेमाल करना, उसका परिणाम ये हो रहा है कि ओमिक्रॉन और एक बार कोरोना के जो प्रकोप है एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने पिछले दिनों एक खास तौर पर कहा था कि जल्द ही चौथी लहर आने की उम्मीद है, तो ये उम्मीद अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन और DMC की तरफ से इन सारे पहलुओं पर क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। इंतजामिया तो बहरहाल अपने काम करेगा ही, लेकिन आम लोगों को भी कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखना है, ये लगातार हम अपील करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आंध्र प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर दे दें। नेल्लूर में शांति पूजा के नाम पर कत्ल की कोशिश। एक बाप ने अपनी ही 4 साला बच्ची के कत्ल की कोशिश की है। बच्ची बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती की गई है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से बड़ी खबर, जहां शांति पूजा के नाम पर कत्ल की कोशिश की गई। एक वालिद ने अपनी ही 4 साला बच्ची के कत्ल की कोशिश की। बच्ची बेहोशी की हालत में मिली, उसको अस्पताल में फौरी एडमिट करवाया गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। तो नेल्लूर में शांति पूजा के नाम पर कत्ल की कोशिश। और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। रांची में मुलजमीन के पोस्टर चिस्पा किए जाने के मामले के ताल्लुक से है। रियासती दाखिला सेक्रेटरी ने SSP रांची से इस सिलसिले में वजाहत तलब कर ली है। उनका कहना है कि यह कानून के मुताबिक नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर है और आगे इसमें क्या कुछ तफसीलात रहेंगी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो झारखंड के रांची में मुलजमीन के पोस्टर चिस्पा किए जाने के मामले के ताल्लुक से, जिसमें रियासती दाखिला सेक्रेटरी ने रांची के SSP से पूरी तफसीलात वजाहत तलब की है और दाखिला सेक्रेटरी का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून के मुताबिक नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। रियासती दाखिला सेक्रेटरी ने SSP रांची से वजाहत तलब की है। उर्दू के मारूफ अदीब गोपीचंद नारंग इंतकाल कर गए। उन्होंने बुध के रोज़ अमेरिका के शुमाली कैरोलिना के शहर शार्लेट में अपनी आखिरी सांस ली। ये मालूमात उनके बेटे ने दी। 91 साला प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के पसमानदगान में उनकी अहलिया मनोरमा नारंग और उनके बेटे अरुण नारंग और तरुण नारंग और पोते पोतियां हैं। गोपीचंद नारंग के इंतकाल की खबर से दुनियाए उर्दू में मातम का समा देखने को मिल रहा है। काबिल जिक्र है कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की तकरीबन 5 दर्जन किताबें शाये हो चुकी हैं और बेशतर उर्दू ज़बान में लिखी गई हैं। और आइए नाज़रीन, अब एक नज़र डालते हैं प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की हयात व खिदमत पर। उर्दू अदब और हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत का एक जीता जागता और जगमगाता हुआ आफ्ताब व महताब तस्लीम किए जाते रहे हैं। गोपीचंद नारंग की शख्सियत 21वीं सदी में सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर एक इदारा थे। उनकी हमजहत शख्सियत और अज़मत का एतराफ़ बैनुल अक़वामी सतह पर हर शख्स करता है, जहाँ जहाँ उर्दू बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। यह हम उर्दू वालों के खुश नसीबी रही कि तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।